हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप सब अच्छे ही होंगे। फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स ज्ञान। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर डिस्कस होती है क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की फिजिक्स। और यहाँ पर जो है मिलेंगे आपको वीडियो लेक्चर्स। तो शुरू करने से पहले मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो। और लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12 का जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में और जानेंगे। और हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो किसके बराबर होता है। मतलब हमने पढ़ तो लिया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। मैंने बता दिया आपको कि भाई मान लीजिए अगर आपके पास एक क्यू चार्ज हो तो उससे कुछ डिस्टेंस पे अगर एक पॉइंट ले लें तो इस पॉइंट पे यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। ठीक है, मतलब भाई कितनी इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कितना फोर्स लगा सकता है वो यूनिट चार्ज पे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उसका फॉर्मूला क्या था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है चार्ज पे लगने वाली फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या उसके द्वारा होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए पहले डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है बेटा, यहां पर स्पेस में कहीं भी मान लीजिए क्यू चार्ज है, फ्री स्पेस में मान लीजिए, और पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। ठीक है, हमने इस क्यू चार्ज से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है इस तरह से कि भी इस क्यू चार्ज और पी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर। कितना डिस्टेंस है, आर। ओके, चलिए जी, समझ में आ गई बात। अच्छा, तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, हम पहले पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इस पी पॉइंट पे हमें एक टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा। मैं उस टेस्ट चार्ज को प्लस स्मॉल क्यू लिख देता हूं, ठीक है ना। तो भाई प्लस स्मॉल मतलब जो आपका प्लस क्यू चार्ज है वो एक सोर्स चार्ज है। क्या है, सोर्स चार्ज। मतलब आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और प्लस क्यू जो मैंने लिया वो एक टेस्ट चार्ज है एट पी, मतलब पी पॉइंट पर मैंने ये टेस्ट चार्ज रखा। ठीक है, तो अब मुझे पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो मैं पहले देखूंगा कि इस क्यू पे इधर फोर्स कितना लग रहा है। तो भाई देयरफॉर फोर्स ऑन प्लस क्यू एट पी, जो फोर्स लगेगा मान लीजिए वो एफ है, किसके बराबर होगा, देखो इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो हम कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं। और वो आपको पता क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैंने माना है चार्जेस फ्री स्पेस में है। फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज दैट इज क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन, ये फोर्स इस क्यू की वजह से इस क्यू पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, रिपल्शन होगी तो बाहर की तरफ होगा। तो भाई ये आर कैप लिख देता हूं मैं इसको। दिस इज आर कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है किसकी डायरेक्शन में, फ्रॉम पॉइंट, इसको इस पॉइंट को ओ बोलूं अगर, फ्रॉम पॉइंट ओ टू पी। तो भाई डायरेक्शन दिखाने के लिए आर यूनिट वेक्टर, वेयर आर कैप इज यूनिट वेक्टर फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी की तरफ है ना, अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग लिखो, अलोंग ओपी। ठीक है, ओपी की डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है भाई, ये इस तरफ होगा फोर्स। ठीक है, तो फोर्स निकल गया। अगर फोर्स निकल गया और ये क्यू चार्ज पे लग रहा है तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई किसके बराबर होगी, वो होगी फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू। भाई क्यू चार्ज लिया है तो क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा।
और अगर इस इक्वेशन को मैं क्यू से डिवाइड करूंगा तो आई विल सिंपली गेट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर कैप। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है मैंने, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज क्यों कंसीडर करना है, बिकॉज पॉइंट चार्ज के लिए इक्वेशन सिंपल बनेगी। बाकी अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है उसके लिए आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मूले। फिलहाल मान लीजिए कि ये प्लस क्यू जो है वो पॉइंट चार्ज है, तो ये बन गया जी फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे इंडिपेंडेंट है इस चार्ज के अलावा। इसी पे सोर्स चार्ज जितना बड़ा सोर्स, जितना ज्यादा सोर्स चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर आप ये पॉइंट जितना ज्यादा दूर, मतलब आर का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम होगी, ठीक है। और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी लेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद रखने वाला कुछ है भी नहीं इसमें, ठीक है। अब आराम से यहां से इसको याद रख सकते हैं। इसको जरा एक एग्जांपल से समझते हैं, ये मिटा दो भाई। एग्जांपल क्या करते हैं भाई कि मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है यहां पे 10 माइक्रोकूलम का, कितना है 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं यहां पर P, और इस P पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं, मान लीजिए 5 मीटर डिस्टेंस है, कुछ भी रख लीजिए। बताओ जी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी पढ़ा, मान लीजिए फ्री स्पेस में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर, ठीक है। हम पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो मैंने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं खाली। तो Q का वैल्यू कितना है 10 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम मतलब 10 इंटू 10 की पावर -6, माइक्रोकूलम का मतलब क्या होगा 10 की पावर -6 इंटू R इज नथिंग बट 5, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू अगर आपको याद हो तो क्या होता था 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 5 5 25। बस अब अपने जो है वो इधर सॉल्व कर देना है। आई थिंक दिस इज -9, ओके। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे। नहीं इट इज 9 बेटा 9। अब देखो इसको करेंगे सॉल्व। 10 की पावर 9, 10 की पावर 1 हो गया, 10 की पावर 10 एंड दिस इज 10 की पावर 6, तो दैट इज 9 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 10 में से 6 गया 10 की पावर 4, ठीक है। एंड दिस इज सिंपली इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 25, तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज 3 से करेंगे, एक काम करो 25 से करो सीधे, 25 1 से 25, तो दिस इज 90.75, तो कितना रह जाएगा भाई 15 34 ऐसा कुछ आ जाएगा ना। तो दिस इज 0.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, अगर एक पॉइंट इधर कर देंगे तो दिस इज 3.4 इंटू 10 की पावर 3 और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम। तो दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, इसी में से बता दो। चलिए भाई हमारे पास अब एक, लेकिन उससे पहले देखो
तो मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास एक क्यू चार्ज हो पॉजिटिव नेचर का और उस पी पॉइंट पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास क्या हो कि एक और चार्ज आ जाए, यहां पे ये Q1 मान लेता हूं और एक और चार्ज आ जाए Q2। अब मेरे पास दो चार्ज हो गए, दो सोर्स चार्ज। तो अब इन दो सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई, क्वेश्चन आपके पास बोल रहा है कि भाई दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और इन दो चार्जेस की वजह से हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो फिर कैसे करेंगे? तो भाई देखो, सिंपल सा रूल है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और चार्जेस एक से ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, पहले इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कि Q1 की वजह से इधर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लीजिए यहां पर इसकी दूरी R1 है और इसकी दूरी कितनी है, R2। तो अगर मैं Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। खाली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन का जिक्र नहीं कर रहा हूं अभी। ठीक, ये आ गया पहले का मैग्नीट्यूड। फिर हम निकालेंगे Q2 की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे। दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब इस P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट होगा, दोनों से मिलके जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को आपने ऐड करना है। लेकिन ऐड करेंगे वेक्टोरिकली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो हम सीधा डायरेक्ट इनको ऐड नहीं कर सकते, हमें इनको ऐड करना पड़ेगा वेक्टोरिकली। जैसे Q2 की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा और Q1 का इस तरफ होगा, ठीक है ना। तो हमें इन दोनों के बीच का एंगल भी पता होना चाहिए। मान लीजिए थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। सो देन वी विल ऐड बाय ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम, एनीथिंग यू कैन यूज। पैरेललोग्राम लॉ से अगर इनका पैरेललोग्राम बनाऊं मैं तो कुछ इस तरह से होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है ना, जो हमने पैरेललोग्राम में लगाया है। इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पता है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब एक से ज्यादा चार्जेस हों। तो मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो E1 मानी मैंने, और Q2 की वजह से जो थी वो E2 मानी मैंने, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी P पे वो होगी E1 प्लस E2। इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। और खाली दो ही नहीं, अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हो, n चार्जेस हो, तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो उन सब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का वेक्टर सम होगा, E1 से लेके तो En तक, इस तरह से, ठीक है। तो अगर बहुत सारे चार्जेस हो ऐसे प्लेस किए हुए तो आपको सबसे पहले सारे इंडिविजुअल चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा। फिर उन सबको क्या करना पड़ेगा, वेक्टोरिकली सम करना है, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ लगाओ भाई, पॉलीगन लॉ लगाओ, कुछ भी लगाओ, बट यू हैव टू ऐड इट वेक्टोरिकली। वेक्टोरिकली क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्ट नंबर्स की तरह ऐड करोगे गलत हो जाएगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। हम मल्टीपल चार्जेस तो नहीं लेंगे, लेकिन हम दो चार्जेस ले सकते हैं, ठीक है भाई। दो चार्जेस जैसे मैंने अभी लिए थे, ये आ गया 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज, ठीक है। और यहां पर मेरे पास क्वेश्चन पड़ा हुआ है 10 माइक्रोकूलम का दूसरा चार्ज, ठीक है। मैं इनको थोड़ा नजदीक बना लेता हूं ताकि मुझे बोर्ड में जगह थोड़ी ज्यादा मिल जाए। 10 माइक्रोकूलम का एक, 10 माइक्रोकूलम का दो। दिस इज 10 माइक्रोकूलम, दिस इज ऑल्सो 10 माइक्रोकूलम, बट दिस इज नेगेटिव नेचर। यहां पर कौन सी नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है। अब मान लीजिए इन दो चार्जेस को मैं ऐसे ज्वाइन कर लेता हूं एक लाइन से, समझ में आ गई बात? अच्छा, इन दोनों में ज्वाइन की हुई लाइन का बिल्कुल एक मिड पॉइंट है जिसका नाम है C। इस पॉइंट को A बोल लीजिए, इस पॉइंट को B बोल लीजिए। एक चार्ज A पे है, एक B पे है और C इनका मिड पॉइंट है।
सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका लेंथ है, हमारे पास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर। ठीक, और 12 सेंटीमीटर की दूरी पे यहां पर एक पॉइंट P है। हमने इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। मतलब पहले हमने A पे जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर फाइंड करनी पड़ेगी, फिर B की वजह से फाइंड करनी पड़ेगी। दोनों को वेक्टोरिकली क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी A की वजह से फाइंड करनी है तो मैं A और P को पहले ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है ना, दिस इज 12 सेंटीमीटर, इसको भी कर देते हैं ज्वाइंट। ठीक है, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है। तो सबसे पहले हमारा काम है R1 एंड R2 को फाइंड करना। देखियो अगर ये 10 है और C मिड पॉइंट है तो ये कितना होगा? 5। ये कितना होगा? 5। तो चलिए पहले R1 निकालते हैं। R1 किसके बराबर आ जाएगा? देखो यहां पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, और क्योंकि भाई ये देखो ये बिल्कुल मिड पॉइंट में है तो ये जाहिर सी बात है ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए। ये थीटा, ये थीटा। ठीक है भाई, ये मिड पॉइंट पे है तो ये 5, ये 5, तो भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो R1 किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। दिस इज 25 प्लस 144 तो 9 169, दैट इज 13। तो R1 का वैल्यू कितना आया बेटा? 30। यहां पर भी कितना आएगा? 30। सो R1 R2 दोनों बराबर हैं, 13 के बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, R1 भी निकल गया, R2 भी निकल गया। नाउ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ड्यू टू A। सो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अब हमने, किसकी वजह से? A की वजह से। तो मान लीजिए उसको E1 लिख देता हूं मैं ना, किसके बराबर आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज कितना है? 10 माइक्रोकूलम। क्यू मतलब लिख देता हूं पहले में, अपॉन R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर। तो भाई वैल्यूज डालेंगे। दिस इज 1/4 पाई ऑफ 9 इंटू 10 की पावर 9। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज 10 माइक्रोकूलम, तो दिस इज 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R स्क्वायर, R1 का स्क्वायर। व्हाट इज R1? R1 इज नथिंग बट 13, दैट इज 13 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी, तो आपके पास क्या बन गया? और ये 13 सेंटीमीटर है। एक बात ध्यान रखना, दिस इज 13 सेंटीमीटर, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। तो 13 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 13 इंटू 10 की पावर -2। 13 सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो मीटर बन जाएगा ना। 10 की पावर 13 का स्क्वायर और 10 की पावर -2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। मैं एक काम कर सकता हूँ, 13 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, दिस विल बी ओके। देखो यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स हम भूल गए थे कन्वर्ट करना। यूनिट अगर कन्वर्ट नहीं करोगे तो योर क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली रॉन्ग। ठीक है, सो क्या बन गया भाई? ये कर देते हैं इसको कैलकुलेट। तो दिस इज 9 इंटू, देखो 10 की पावर ऊपर सॉल्व कर दो आप। 9 और 1 हो गया 10 पावर -6, दैट इज 10 की पावर, 10 में से 6 गया तो 4, 10 की पावर 4 रह गया ऊपर। नीचे 13 169 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 4 -4 पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ऊपर नहीं, हाँ ठीक है, एक मिनट। दिस इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके प्लस बन जाएगी पावर। सो दिस इज 9 इंटू 169 इंटू 10 की पावर, ये 4 जब ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 8। ठीक, तो व्हाट यू विल गेट 9 डिवाइडेड बाय 169। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा 5.3 इंटू 10 की पावर 6 सॉरी, हाँ नहीं 6 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज A1। मतलब इस A1 की A की वजह से, A पे जो चार्ज है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा? 5.3 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। अब मुझे बता सकते हो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? जाहिर सी बात है, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव ही मानते हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। दिस इज योर E1। ठीक है,
अब बात करते हैं E2 की। E2 मतलब ये वाला मिटा दो ऊपर, चलिए मिटा देते हैं। E2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपने बेटा। E2 वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। E2 मतलब भाई B पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से निकालो। देखो वैल्यू तो इसकी सेम ही है ना, इसका वैल्यू जब आप सेम डालोगे तो सेम ही नंबर आएगा। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यहां पर माइनस चार्ज है तो इधर माइनस आएगा, और माइनस का मतलब ये है कि देखो तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो दूसरा E2 वो भी इतना ही होगा, 5.3 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम ही होगा। सिर्फ डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, एंड दैट डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा ना, तो लाइक दिस। ओके चलिए अब देखो, तो भाई ये E1 और E2 मुझे मिल गए। दिस इज E1 एंड E2। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E, वो किसके बराबर होगा? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो आप, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो E है वो किसके बराबर होगा? देखिए इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, E1 और E2 को ऐड करना है। देखो अब देखो भाई क्या करते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके पैरेलल लाइन अगर मैं यहां पर खींचूं तो जाहिर सी बात है, अगर दिस एंगल इज थीटा तो दिस इज आल्सो थीटा, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा दिस इज आल्सो थीटा, तो एंगल बिटवीन देम इज 2 थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इन दो वेक्टर्स को रिजॉल्व कर दो दो कंपोनेंट्स में, ठीक है। P पॉइंट पे जो E1 और E2 है इनको रिजॉल्व करें दो कंपोनेंट में, तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा इसका E1 cos थीटा, ये बनेगा E1 sin थीटा। सिमिलरली ये बन जाएगा E2 cos थीटा, और ये बन जाएगा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। अब देखिए E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, E1 E2 बराबर है, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है 5.3 10 की पावर 6। तो भाई वर्टिकल कंपोनेंट्स अपोजिट हैं, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल कर देंगे। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो दिस इज E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, क्योंकि दोनों बराबर हैं, E1 E2 बराबर हैं, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूं 2E1 cos थीटा। E2 का वैल्यू E1 डाल दीजिए तो 2E1 cos थीटा। अब हमारा काम क्या है भाई, E1 का वैल्यू डाल दीजिए यहां पर, तो दिस इज 2 इंटू E1 या E2 कुछ भी डाल दीजिए, 5.3 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। cos थीटा, यहां से cos थीटा निकाल लीजिए, थीटा ये है, cos मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 5/13। दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। भाई निकाल दो अब, 5 2 10 इंटू 5.3 अपॉन 13 इंटू 10 की पावर 6। तो भाई इन दोनों का पावर मैं सीधे लिख सकता हूं 10 की पावर 7, 10 की पावर 7। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 4.1 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ये आ जाएगा बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये डायरेक्शन दिख रहा है आपको, दिस इज डायरेक्शन, ठीक है। सो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीपल चार्जेस की। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।